दोस्तों नमस्कार। जब भी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी सरकारी हॉस्पिटल हो, जैसे वाराणसी का बीएचयू, दिल्ली का एम्स और अन्य भी जगहों पर जो एम्स हॉस्पिटल आजकल खुले हैं, और ये सरकार दावे भी करती है कि वहाँ पे उस शहर में एम्स खुल गया, गोरखपुर खुल गया, बाकी जगह खुल गया, लेकिन तब आपके दिमाग में ये होता है कि हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ का डॉक्टर, वहाँ के चिकित्सक ईमानदार होंगे, वहाँ हम कमीशन खोरी से बचेंगे, वहाँ पर पारदर्शिता होगी। ये आपके मन में चलता रहता है और आप सोचते हैं कि आपके स्वजन या आपके परिजन जो भी हैं वहाँ उनको अच्छी चिकित्सा मिलेगी, वह स्वस्थ होंगे, उनको आप हंसी खुशी घर लेकर लौटेंगे। लेकिन इसी तरह से वाराणसी के जो बीएचयू अंदर सरसुंदरलाल हॉस्पिटल है, इन दिनों वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और ऐसे में सिस्टम के अंदर रहते हुए कार्डियोलॉजिस्ट, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, वरिष्ठ यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर ओम शंकर जी हमारे साथ हैं। उन्होंने लगातार इस मुहिम को छेड़ा हुआ है कि गरीब जो मरीज आते हैं उनके साथ न्याय हो और लूट खसोट बंद हो, यहाँ तक कि कर्मचारियों के ऊपर गलत ब्लेम लगाकर उनको अपमानित करना या उनको यहाँ तक प्रताड़ित करना कि वो इस्तीफा देकर भाग जाएं, ये सारा कुछ खेल चल रहा है बीएचयू के अंदर। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आज के डेट में आपकी पीड़ा क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को मेरा नमस्कार। आपने जो विषय बताया कि अस्पताल में जाते होंगे, लेकिन उस अस्पताल की व्यवस्था जो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार है, असली लड़ाई मेरी वो है जी। जो आज आप देख रहे इतने सारे एम्स बने, वो कैसे बने लोगों को नहीं पता है। उसके पीछे मेरा आंदोलन है। मैंने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की क्रांति लगातार 2 सालों से इस देश में की है। आम जनता से लेकर यहाँ के राजनेताओं और नीति निदेशक तत्वों में बैठे हुए लोगों तक के कान में ये बातें पहुँचाई लगातार अपने संघर्षों से, और 4 बार आमरण अनशन और सस्पेंशन, टर्मिनेशन, हर तरह की धमकियाँ, वो गलत कार्रवाई, इस सब के बावजूद भी इस बात को लगातार उठाया आया हूँ और पिछले 2 दशकों से लगातार उठा रहा हूँ। जिसका परिणाम क्या हुआ, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जो मेरी पहली लड़ाई थी उसको 2 सरकारों ने, राज्य सरकारों ने मान ली, जैसे कि दिल्ली सरकार और राजस्थान सरकार जी। और केंद्र सरकार भी अनमने ढंग से उसको सीधे तौर पर नहीं लेकिन मान रखा है। जो जिनकी पूरी सुविधाएं आम जनता को नहीं मिलती है। लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत का उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये आयुष्मान भारत आया कहाँ से और इसके पीछे किनका संघर्ष है। उसमें हम लोगों का संघर्ष है जो आयुष्मान भारत जैसी योजना सरकार को लाने के लिए मजबूर किया। और पिछला आंदोलन जिसमें आप खुद शरीक थे, आप खुद उसको कवर किए थे, 2024 मई की बात है, आपने कई सारे उसमें पॉडकास्ट किए थे। वो आंदोलन जो आपने किया, उसके बाद आपने खुद देखा होगा, उसके ठीक 2 महीने बाद सरकार ने पहले आयुष्मान भारत के चरण में उन लोगों को अधिकार दिया था जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीब आदमी है, उसको दिया था। लेकिन हमारे उस आंदोलन जो 21 दिन का आंदोलन था, जो गांधी जी के सबसे लंबे आंदोलन के बराबर वो आंदोलन था, उस आंदोलन के 2 महीने बाद ही सरकार ने 70 साल से ज़्यादा आयु वाले हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उस हर व्यक्ति को उनका लाभ दिया सरकार ने। तो ये हम लोग की दूसरी मांग थी, यानी गरीबों के लिए पूरा हो गया। और जो सबसे कमज़ोर लाचार वर्ग है, जो माँ बाप, भाई बहन, जिनको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है, उसके लिए हम लोगों ने वो अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी और सफलतापूर्वक सरकार ने उनको माना। अब बीच वाला जो लोग हैं वो बचे हुए हैं और उनके मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए हम लोग की वो आंदोलन जारी है, जिसमें कई सारे एम्स बने, जैसे मेडिकल, ये हमारा जो मांग था कि जो सरकारी अस्पतालें हैं उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन कर दें, जो गवर्नमेंट, इसके लिए भी मांग आप लोगों ने उठाया था कि इसको भी एम्स का दर्जा दिया मिला। तो वो वही सब, ये सारे आंदोलन जो है, उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है उसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इम्पावर किया जाए, तो सरकार ने वेलनेस क्लिनिक चलाया उसके लिए, और CHC जो होता है उसको मजबूत करने की बात की, उसको भी सरकार उस दिशा में काम कर रही है।
और इस सब में से अब हम, ये तो हमारे बाहर के जो स्वास्थ्य के आंदोलन की बात थी कि हम कर क्या रहे हैं जी। और उसके बाद बीएचयू में हमने किया क्या। जब हम बीएचयू आए तो बीएचयू के 100 सालों के इतिहास में हृदय विभाग की स्थिति बहुत ही जर्जर थी और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बहुत ही मामूली दवाएं और ये सब बहुत ही न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि किसी भी संस्थान का हृदय वास्तव में हृदय विभाग होता है जी। तो हमने यहाँ आने के साथ सबसे जो पहली शुरुआत की मजबूत करने की, वो हृदय विभाग को मजबूत करने की बात। बिल्कुल। हम जब यहाँ आए थे तो हमारे एक कंसल्टेंट हुआ करते थे हमसे पहले, और एक साल में एक रेजिडेंट मिलते थे, यानी 3 साल में कुल 3 रेजिडेंट हमारे पास हुआ करते थे और 20 से 25 मरीज दिखाने आते थे। और समाज में इस विश्वविद्यालय के और अस्पताल के प्रति एक नकारात्मक व्यवहार और एक भावना थी। सबसे पहले उनसे निजात पाना था, तो उसके लिए हमने पहले एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं प्रशासन के नहीं चाहते हुए भी, प्रशासन पता नहीं हमेशा से मेरे काम करने के तरीके से असहमत रहे हैं, लेकिन हमारा हमेशा उद्देश्य बेहतर विभाग, बेहतर विश्वविद्यालय और बेहतर समाज, जी, यही 3 मेरी मुख्य कामना है, जिसके अंतर्गत और जिसके लिए मैं काम करता रहता हूँ। तो आखिर संघर्ष के बाद वहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी 100 सालों के इतिहास में पहली बार की, और धीरे धीरे संघर्ष के बाद वो 1 साल के अंदर ये यहाँ के अधिकारियों को मानना पड़ा, और अब वो लगातार आगे बढ़ते बढ़ते उसके आगे लड़ाई चली। फिर यहाँ पर एम्स की स्थापना की लड़ाई, जैसे बताया, फिर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की। इस सब के बाद जब यहाँ पर पैसे आने लगे काम करने के लिए, असली चीज़ खेला वहाँ होता है जब पैसे आते हैं। लड़ाइयाँ हुई, ये सब लड़ हम रहे थे, जब पैसे आए तो पैसों का बंदर बांट शुरू हो गया और यहाँ से भ्रष्टाचार और अपराध शुरू हो गया। सर, आप किस सन में बीएचयू ज्वाइन किए थे? मैं 2011 में ज्वाइन किया था, और 2011 में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर पहले जो बताया आपको, हृदय विभाग को पहले मजबूत किया, फिर 2011 से 14 तक इसको एम्स बनाने के लिए, हाँ, वो हमको याद है। उस समय हम अखबार में हुआ करते थे, तो हम लोग कवर करते थे, एम्स की मांग हो रही थी। और उस समय जो थी केंद्र सरकार, केंद्र में आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार में थी, और आज के जो सत्ताधारी थे वो विपक्ष में हुआ करती थी जी। तो जब मैं मांग कर रहा था, तो जो आज के विपक्षी हैं उसमें मनमोहन सिंह जी वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे जी। और प्रधानमंत्री जी वो बड़ा ही विजनरी आदमी थे, हमारी इन मांगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और एक समय ऐसा आया था जो 2013 दिसंबर के जनवरी के आसपास, जब उन्होंने कह दिया था कि आप एम्स ले लीजिए, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एम्स बनाने के लिए बीएचयू को एम्स के शर्तों को मानना पड़ेगा। बीएचयू को भी कोई आपको दे रहा है तो आप एक तरफ से दोस्ती तो नहीं होगी, दोस्ती तो दोनों तरफ से होगी, क्योंकि कानून के दायरे में ही आपको दिया जाएगा जी। और उसी में तत्कालीन जो कुलपति जी थे, उनको ये अनुभूति हुई कि जब ये विश्वविद्यालय में एम्स बन जाएगा तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। मेरे यानी कि कुलपति जी को उनसे लगा होगा कि व्यक्तिगत मुझे नुकसान होगा, आर्थिक या जिस तरह से भी उनको लगा होगा। उन्होंने उसके बाद वहीं पलट दी और वो मामला वहाँ ख़त्म हुआ। तो वहीं से एम्स के आंदोलन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की क्रांति शुरू हो गई। और उस क्रांति के चलते, उस क्रांति में मैं मांग क्या रहा था ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें मांग रहा था कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है ये एम्स की स्थापना हो जी। पूरे देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार लागू हो, और जो पहले हमने बताई चीज़ें वो सब मैं मांग रहा था। और ये मीडिया में बात करने के लिए कैसे मांगा जाएगा, उसके लिए तो कोई एक रास्ता चाहिए। तो शांतिपूर्ण हमने आमरण अनशन करके आंदोलन किया और मीडिया में अपनी बातें रखी। ये मीडिया में बात रखना जो था, इसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुनाह माना। आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, और मीडिया से बात नहीं करेंगे तो सरकार तक कैसे जाएगी? वो आवाज़ पहुंचेगी नहीं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और शांतिपूर्ण अगर आप सत्याग्रह जो है, ये तो एक संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, अपना मौलिक अधिकार है जिसके तहत आप ये बात, तो हमने कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ा। उस संविधान के दायरे में ही ये स्थापित करने के बीएचयू में एम्स और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेटर करने के लिए आवाज़ उठाई। तो इन लोगों ने मुझे आंदोलन के ठीक तीसरे दिन निलंबित कर दिया। किस कानून के तहत? सीसीए कंडक्ट रूल। ये सीसीए कंडक्ट रूल क्या होता है? जो सरकार के मुलाजिम होते हैं, सरकार के मुलाजिम मतलब कि जो अनुच्छेद की 309 गवर्नमेंट कर्मचारी, हाँ गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी जो होते हैं जी,
वो उनके अधीन आते हैं। और जो यूपीएससी जो होती है बोर्ड, जो केंद्रीय जो चयन होकर के आते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जिसका चयन करता है, उसके ऊपर वो लागू होता है जी। हम लोग उसके कर्मचारी नहीं हैं, हम लोग एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नौकर हैं जी। ये सरकार के नौकर नहीं है हम लोग जी। और ऐसी व्यवस्था सरकार ने क्यों बनाई ये समझना भी बहुत जरूरी है जी। क्योंकि कोई भी देश का लोकतंत्र जो है वहाँ के बौद्धिक लोगों के विमर्श से, मतलब वाद विवाद से ही एक अच्छी चीज़ें कहते हैं ना, समुद्र मंथन हुआ तो विष और अमृत निकला जी। तो उसी तरह जो बौद्धिक जो इस तरह से समुद्र मंथन होता है विश्वविद्यालयों के अंदर, जो पक्ष और विपक्ष यानी सरकार में कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ गलतियां होंगी तभी ना अच्छाई करने की आप बात करेंगे कि ये गलतियां हैं जिसको सुधार की जरूरत है जी। अगर आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बोलने से ही सरकार के विरुद्ध बोलने से ही रोक देंगे कि इसमें गलतियां क्या है, और उसके प्रकाशन से, उसके लेखन से, उस पर वाद विवाद से रोक देंगे, तो उस कमियों में अच्छाई कहाँ से आएगी, कमियों में सुधार कैसे आएगा? फीडबैक तो लेना ही पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा ना। और इसी के लिए सरकार ने स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनाया जहाँ के शिक्षक स्वतंत्र हो, अपनी बातों को मतलब अपने फ्री ढंग से अपना एक्सप्रेस कर पाए और उस अच्छे और बुरे जो उनके जो भी अच्छाई और बुराई का जो क्रिटिकल एनालिसिस उसको कहते हैं, उस एनालिसिस के फीडबैक के आधार पर सरकार इस देश के लोकतंत्र और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर करे। ये मूल उद्देश्य है। इसलिए सीसीएस सीसीए कंडक्ट रूल जैसे रूल जहाँ पे डिसिप्लिन ज़्यादा है, डिसिप्लिन आदमी आर्गुमेंट तो नहीं कर सकता, नहीं, और यहाँ आर्गुमेंट करना है, तो मौलिक डिफरेंस उस दोनों कानून में ये है कि हमारी जो, इसलिए विश्वविद्यालय को स्वतंत्र बनाया गया और यहाँ पर अपने यहाँ के कंडक्ट रूल बनाए गए। यहाँ क्या हो सकता है, कहाँ यहाँ की मतलब गलत और सही क्या है वो अलग है, और उनके यहाँ गलत सही क्या, वहाँ पर मीडिया में बोलना गलत है क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल होगी और एक इनडिसिप्लिन पैदा होगी। यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पर वाद विवाद है, संवाद है, जिससे कि आप जिससे हल निकले, जिससे अच्छी चीजें आए सामने, लोकतंत्र स्वस्थ हो, जिससे देश स्वस्थ हो जी। अब लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए बने विश्वविद्यालय, स्वतंत्र विश्वविद्यालय को ही अगर आप नष्ट कर देंगे, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक देंगे, वाद विवाद को रोक देंगे, तो भैया पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट बंद कराना होगा आपको पढ़ने के लिए, क्यों वहाँ तो। और ये भी बात है कि देखिए, जो सीसीएस कंडक्ट रूल के अधीन जो कर्मचारी आते हैं उसको चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं होती है, जबकि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। हाँ, वो तो बहुत सारे प्रोफेसर सदन तक गए हैं। यहाँ के खुद के जो पूर्व में कुलपति रहे हैं वो राष्ट्रपति बने हैं, मतलब इतनी बड़ी गरिमा की बात है वो जी। और राष्ट्रपति तक बने हैं, और कितने सारे विधायक, नेता, मंत्री बहुत बने हैं, और यहाँ रहते हुए भी, और यहाँ आज के डेट में दिल्ली के और भी तमाम जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो आज नेता बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, रोज टीवी पर आ रहे हैं, रोज टीवी पर आते हैं और सरकार की आलोचना भी करते हैं, और उनका लिखा जाता है कि ये प्रोफेसर हैं और बाकायदे कहाँ के प्रोफेसर हैं। तो अब बताइए, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को अगर आप रोक, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक कानून, ये जो कि कभी बीएचयू में लागू ही नहीं हुआ, 2007 में एक रजिस्ट्रार साहब थे तब के, सुंदरम साहब, उन्होंने एक कानून अपने मन से बना दिए। और किस आधार पर बनाए? क्योंकि 98 में एक रिवाइज पे रूल लागू हुआ था और ये यूजीसी का रूल था, रिवाइज पे स्केल, और वो भी नॉन टीचिंग यानी गैर शैक्षणिक जो यहाँ के कर्मचारी हैं उसके लिए था, और वो भी सिर्फ पे रूल था। देखिए, यूजीसी का नाम ही है ग्रांट्स कमीशन, ग्रांट कमीशन है, ये कंडक्ट कमीशन नहीं है। यहाँ आचरण का निर्धारण नहीं होता, यहाँ आपकी शैक्षणिक योग्यता कैसी हो और कितना आपको पैसा मिले, इसके लिए वो वो ग्रांट के लिए है, और एजुकेशन की पॉलिसी बनाने के लिए है, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी, उसके ग्रांट, उसके क्वालिटी, उसको करने के लिए, वो कंडक्ट की नहीं है। और वो जो रूल वहाँ के जो पे रूल था उसके लागू करने को उन्होंने ये कह दिया कि इसके अलावा जो कंडक्ट रूल भी होगा, और नॉन टीचिंग में वो कहा टीचिंग का भी होगा। मतलब उसमें जो समझ में आया भरते चले गए, भरने नहीं, जो गुलाम बनाने के लिए जरूरी था, जो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जरूरी था, जो अपराध जारी करने के लिए और मनमानी के लिए था और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए था, वो सब डाल दिया, और जो नहीं था उसकी सीमाएं जो कभी लागू नहीं हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ऐसी संस्था है जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है।
और बाकी कोई भी, चाहे वाइस चांसलर साहब हो, चाहे कुल सचिव हो, चाहे उप कुल सचिव, इनको कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने अपने से कानून बना दिया और लगातार 20 सालों से विश्वविद्यालय के 500 से ज़्यादा कर्मचारियों के विरुद्ध उस गैर कानूनी कानून, जो कि कानून ही नहीं है, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो गंभीर से गंभीर का टर्मिनेशन तक हुआ, सस्पेंशन हुआ, डराया धमकाया गया और रोज जाता रहा। कितने लोग इस्तीफा देकर चले गए? इस्तीफा 500 से ज्यादा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं तो अंदाज बता रहा हूँ, हो सकता है वो 100 अब 1000 भी हो, लेकिन एक अंदाज में बता रहा हूँ। 100 लोग तो हमारे पिछले आंदोलन में जिनको शिक्षकों कुछ इसी तरह की पीड़ा लेकर के यहाँ से एक डॉक्टर गए, यहाँ आई विभाग में थे जी, संभवतः अभिषेक चंद्रा जी हमारे दोषी थे ना, हमारे साथी थे, तो उसी आंदोलन में गए थे जो पहले आंदोलन उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह का केस लगाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस समय उनको प्रताड़ित किया गया, उनको पदोन्नति नहीं दी गई और सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर किया गया, तो वो दुखी होकर चले गए। आज हजारों करोड़ कमा रहे हैं वो। हाँ, वो तो खैर वो तो कोई कर पाता है इतना बड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बीएचयू के अंदर जो स्वास्थ्य को लेकर के इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, या जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, या फिर उसमें से कुछ लोग तो कमाई का साधन भी बनाए हुए हैं? और हम देखते हैं कि इसी शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल लोगों ने खड़ा कर लिया है, कोई अपने वाइफ के नाम से, कोई किसी के नाम से, और शाम को वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं। तो आप इस तरह के आंदोलन चलाते हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि आपका भी एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाए? और आप तो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। क्या है कि यही आपने बहुत सही सवाल पूछा कि देखिए, व्यक्ति का मूल सोच होता है जीवन में, हर आदमी का एक उद्देश्य होता है। हम हैं, आप हैं, समाज के हर व्यक्ति जो भी हो, सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है। किसी का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, किसी का उद्देश्य होता है भलाई करना, किसी का उद्देश्य होता है अपने लिए जीना, किसी का उद्देश्य होता है दूसरों के लिए जीना और समाज और देश को बेहतर करना। सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो हर आदमी तो शरीक नहीं थे, कुछ आदमी अंग्रेज़ों के भी साथ थे, उसके साथ सिपाही बनकर अपने ही देश के लोगों का शोषण कर रहे थे। दूसरे लोग थे जान गंवा के इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन। तो सबके अपने अपने, हमेशा से इतिहास में इस तरह के लोग हैं, दो तरह की विचारधाराओं के लोग रहे हैं। मेरा जीवन का उद्देश्य है कि कैसे अपने विभाग को, कैसे समाज को, कैसे विश्वविद्यालय को एक बेहतर विश्वविद्यालय, बेहतर विभाग और बेहतर समाज बनाया जा सके। वो तो हमने देखा है कि आप अनशन के दौरान भी पेशेंट देख रहे थे, हमेशा रूटीन देख रहे थे, कोई और सारे पेशेंट वहीं आकर के दिखा रहे थे। वही बता रहे कि जब मैंने पहला आंदोलन किया था तो इसी तरह का जैसा आपने देखा था, उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है उसके हमने प्रतिकार करना था और सरकार को ये जाहिर करना था कि एम्स दिया जाए, तो उनके संज्ञान में कैसे आएगा। तो हमने क्या किया था कि जो हमारी ओपीडी नॉर्मल जगह पे चलती है, ओपन में शुरू हो रही थी, वो भी हमको याद है। उसको ओपन में दूसरी जगह शुरू कराई थी। जी जी। अपना दर्ज कराने के लिए विरोध दर्ज हो रहा था, पेशेंट का काम भी हो रहा था। तो आपको पता है कि ये मेरे ऊपर एक अपराध साबित हुआ कि आपने पूरा बंद कर देना था। भाई आप क्यों सेवा चला रहे थे? ये एक अपराध था कि आपने मदद क्यों की। और हमारे ऊपर जो 19 महीने जो कार्रवाई करके जिस जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, अपराध क्या किया था? आपने मीडिया में बात करके एम्स मांगा, ये अपराध था मेरा। यानी कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करना अपराध है इन लोगों के नज़र में। और वही CCA रूल जो कंडक्ट रूल कर रहे हैं, उसी सब का हवाला देके ऐसी आवाज़ों को दबाते हैं और देश की बेहतरी और विकास के को बाधा पहुंचाते हैं यहाँ के जैसे। और यहाँ के जो अधिकारी जिस पर मेरे विरुद्ध एक कार्रवाई तो आपको बताया कि मांगना, एम्स मांगना हमारा गुनाह था और पैरेलल ओपीडी चलाना, सब कुछ बंद करके आपको आंदोलन करना चाहिए। तो हमने कहा नहीं भाई, मैं तो सब कुछ चलाते हुए करूंगा। लेकिन प्रतिकार है तो एक की जगह दूसरी जगह, और उसमें ज़्यादा सुविधाएं। अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ मैंने रेजिडेंट डॉक्टरों को लगा रखा था, एक एक मरीज को अटेंड किया जा रहा था, उसको पकड़ के बिठाया जा रहा था। वो हम लोगों ने इतनी सुविधाएं नॉर्मल ओपीडी में नहीं होती है, लेकिन वो मेरे लिए अपराध कहा गया और इसके कहा कि दोषी पाया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे पर एक मीडिया हमें हमारी जो इमेज को धूमिल करने के लिए आज 2 दिन पहले एक मीडिया में जब मैंने ये बात उठाई कि CCA कंडक्ट रूल नहीं है और इसके विरुद्ध कार्रवाई गैर कानूनी है, तो मुझे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए और मेरी समाज में छवि खराब करने के लिए उसने कहा इस पर तो पहले कार्रवाई हो चुकी है। और ये नहीं बताया किस में कार्रवाई हुई है, चोरी में कार्रवाई हुई, डकैती में कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार में कार्रवाई हुई, ये नहीं बताया उसने। कार्रवाई हुई थी किस में?
स्वास्थ्य के अधिकार मांगने के लिए, एम्स मांगने के लिए। वो कोई आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो लोगों के लिए, समाज के लिए मांग रहे ढंग से मांग रहे थे, कानूनी दायरे में रखकर मांग रहे थे, कानून तोड़कर नहीं मांग रहे थे, कानून दायरा में भूख हड़ताल अपने को कष्ट पहुंचाकर समाज की बेहतरी कर रहा था। कानून क्या, अपराध क्या था, यहाँ पे अपराध क्या क्या नहीं है ये समझिए। विश्वविद्यालय को बेचना यहाँ अपराध नहीं है, भ्रष्टाचार फैलाना यहाँ अपराध नहीं है, आप किसी महिला के अगर शोषण हो जाए तो वो अपराध नहीं है। ये अधिकारियों के लिए ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपराध की श्रेणी में क्या होता है, इन सब अपराधों के बारे में मीडिया में बोल देना, विश्वविद्यालय के बेहतरी के लिए बात करना। उनको लगता है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ यानी कि भ्रष्टाचार, जैसे एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता जी हैं, अभी 5 साल होने को चला, लगातार मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बने हुए। हाँ, वो उनके ऊपर ब्लड का वो बेचने का लगा और बहुत सारे आरोप उनके ऊपर। आरोप नहीं, साबित आरोप। जी, आरोप तो अलग अरे होता उनके वही हैं क्या जिनके ऊपर जो अभी कोर्ट से हुआ था FIR दर्ज करने के बाद लंका थाने। जी हाँ, जी अभी दर्ज है वो, और उसी में जांच हुई है। टेंडर मैनिपुलेशन में विश्वविद्यालय की खुद की कमेटी ने उनको घोषित किया कि ये आदमी अपराधी है, फिर भी वो अभी बने हुए, फिर भी वो बने हुए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई जांच ओम शंकर पे होती है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं कि ये आदमी क्यों बना हुआ है। उस एक अभी कुल सचिव जी हैं अरुण कुमार सिंह जी, उनके ऊपर पेड़ काट कर बेचनी है। हमारे घर के सामने जो है ना, ये पूरे लेन है जिसके कम से कम 50 पेड़, मतलब पूरे मिलाकर 200-300 पेड़ काट के बेच दिया है। उसी पेड़ कटाई के, अवैध पेड़ कटाई में उनको NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने 5 लाख का जुर्माना लगाया हुआ, यानी दोषी कराया। वो भी 4.5 साल से रजिस्ट्रार बने हुए हैं। मतलब ऐसे लोग, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उनको कुलपति जी के नज़र में, और ये सब बार बार लिखित कुलपति जी को कहने के बाद, यानी कुलपति जी सीधे तौर पर उन ऐसे भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करते हैं। और हमारे जैसे लोग जो समाज और प्रशासन और व्यवस्था और सुविधाओं को बेहतर करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की गरिमा को ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनकी नज़र में ये गलत काम है। और फी बढ़ाने के विरोध में, मरीजों के खाना नहीं मिल रहा हो पैसा बढ़ने के बाद भी, इसकी बात करना जो अपराध है। और वो महिला शोषण कर दे कोई, या कोई जो है भ्रष्टाचार कर दे, अपराध कर दे, BHU संस्था को बेच दे गैर कानूनी तरीके से अपनी मनमानी ढंग से, ये सब न्याय के दायरे में है, इनके दायरे में। तो ये कैसे संभव होगा बताइए, और वो भी एक ऐसे कानून के तहत जो कि कभी BHU में लागू नहीं हुआ और जो लागू हो भी नहीं सकता है, और जिसके बारे में माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है कि सरकारी जो विश्वविद्यालय, स्वतंत्र विश्वविद्यालय हैं ऐसे, उनके शिक्षक किसी भी CCA कंडक्ट रूल के दायरे में नहीं आते। यानी कि सीधा ये लोग, राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि आप इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके आप नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं, तो वो करते रहे ये लोग। ये पुराने वाले ये आए तो उनको वैधता प्रदान कर दिया, और कोर्ट ने फिर उनको गलत साबित कर दिया। यानी कि ये लोग सभी आदमी गलत साबित हुए व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब को विस्तृत सुना। अब ये आप देखिए आज का कल्चर, वाराणसी के BHU का हाल आपने डॉक्टर साहब से सुना। सैकड़ों पेड़ बेच दिए गए, जिस व्यक्ति ने बेचा उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा हुआ है, फिर भी वो व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्रार बन करके बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट से आदेश हुआ है, वाराणसी के लंका थाने को आदेश मिला, वो व्यक्ति कई तरह के संगीन मामलों में वो लिप्त पाए गए हैं, लेकिन आज भी BHU के मेडिकल ऑफिसर बन करके बैठे हुए हैं। यानी जो भ्रष्टाचार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन करके बैठे हुए हैं, यानी कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो मलाई खा रहा है, और जो लोगों के हित की बात उठा रहा है, जो गैर कानूनी को गैर कानून कह रहा है, कहने की हिम्मत रख रहा है, उसी के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये हालत, ये कोई एक कुलपति नहीं, अगर ये देखा जाए जब से डॉक्टर साहब ने ये शुरुआत की बात ये कह रहे हैं, तब से कई यहाँ पे वाइस चांसलर आए, लेकिन क्या वो एक दूसरे को इसी तरह से ट्रांसफर करते गए और बताते गए कि इस पचड़े में मत पड़ना और सिर्फ मलाई खाते हुए आगे बढ़ते रहना। जो 5 साल से महोदय मेडिकल सुपरिटेंडेंट बने हैं, इनके कार्यकाल में भी यहाँ पर जो है आए और गए कुलपति, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और भी तमाम कार्रवाई नहीं हुई। ठोस बिना ठोस क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुई, संरक्षण दिया गया, और ना तो उनसे उनको उस पद से हटाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब संरक्षण दिया गया, खुलेआम संरक्षण, कानून विरुद्ध संरक्षण, एक आपराधिक, वो एक तरह से पूरी तरह से संरक्षण उनको मिला हुआ है।
और कार्रवाई के नाम पर शून्य अब वो जो है संरक्षण बीएचयू प्रशासन दे रहा है, या आज का जो समय आ गया है कि अगर आप समाज के हक में बोलेंगे, समाज के पक्ष में खड़े होंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या कहीं ऊपर से तो बर्दाश्त नहीं उनको हासिल है, अगर ऊपर से नहीं होता तो निश्चित तौर से कार्रवाई होती। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और दोस्तों इस तरह की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो निष्पक्ष हैं उनके साथ खड़ा होना होगा। हम फिर किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।